हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं कुलदीप गौतम, जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर 5 में आज हम लोग कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 एंड 10। जो एग्जाम्पल्स रह गए थे एक्सरसाइज 5.2 के, उसे कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सा लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ आप लोग के लिए। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंचती है उनको पता है बेहतरीन सा कंटेंट प्रोवाइड करता हूं मैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आने वाली नेक्स्ट बेहतरीन शानदार लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। सो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। एक्सरसाइज 5.2 से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज लेक्चर 5 में हम लोग आ चुके हैं। एग्जाम्पल 7 से पहले के एग्जाम्पल्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही एक बोला जाए तो इस चैप्टर का पार्ट नहीं भी होता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पार्ट होना ज़रूरी है। यहीं से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो यही सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर 8 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए हम लोग देखेंगे हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर्स कितने सारे ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है, दैट इज़ 3 के टेबल में आता हो। अगर मैं स्टार्ट करूं 2 का मल्टीपल 3 का, तो 3 से स्टार्ट करें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये सारे ये 2 डिजिट नहीं है, ये 3 सिंगल डिजिट के हैं। हम लोग को 2 डिजिट कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, और ऐसा कर करके हम लोग जाएंगे तो लास्ट 2 डिजिट का नंबर 99 होगा जो 3 के टेबल में आते हैं। तो ये तो नहीं आ रहा है, ये हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर जो 3 के टेबल में आता हो, है ना, 3 से डिविजिबल है, ये नंबर है। इसी तरह से लास्ट 2 डिजिट नंबर, इसके बाद 99 के बाद 100 है जो 3 डिजिट का नंबर हो जाता है, 3 डिजिट नंबर हो जाता है। हमको 2 डिजिट नंबर तक देखना है। और 2 डिजिट नंबर इसके पहले 99, अनफॉर्चुनेटली ये 99 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसे काउंट करेंगे। अगर ये नहीं आता है तो इससे पहले के नंबर्स को हम लोग लेते हैं जो 2 डिजिट नंबर का है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। According to question, the list of the number divisible by 3, the list of the numbers divisible by 3 can be written as इसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है?
फर्स्ट 2 डिजिट का नंबर 12 है जो 3 के से डिविजिबल हो, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, डैश डैश डैश। लास्ट 2 डिजिट का नंबर क्या है? 99 है। ठीक है, since its difference is common, hence it is forming and hence it is forming an AP, ये एक AP बनाता है। Therefore डिफरेंस को ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे, क्या आ जाएगा? 15 - 12 3, डिफरेंस 3 इज कॉमन। Therefore A is equals to 12, D is equals to 3। तो यहाँ पे कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, इसके लिए हम लोग को n निकालना पड़ेगा। n क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू, लास्ट टर्म क्या है? 99 है, तो an इज इक्वल टू 99। तो n हमको बताना है, देन n इज इक्वल टू व्हाट? n क्या होगा ये हमको बताना है। सो we know that an is equals to a plus n minus 1 into d, ऐसा कुछ होता है, हम लोग जानते हैं। a n कितना गिवन है? 99 है। Therefore a n is equals to 99 is equals to a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। ये 12 इधर आएगा, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, पहले इसे माइनस कर लें, ये 7 बचेगा। 9 से 2 माइनस किया 7, 9 से 1 माइनस किया तो 8। इस 87 को 3 डिवाइड करेगा, बिकॉज ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 3 से कट करें तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 है। यहाँ पे 29 आ रहा है और ये माइनस 1 इधर आएगा, तो 29 प्लस 1 इज इक्वल टू n। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, n इज इक्वल टू 30। सो कंक्लूज़न क्या निकला? n है क्या कि कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 3 से। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore there are 30 numbers which are divisible by 3। सो 12 से लेकर के 99 तक अगर काउंट करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसे 30 नंबर हैं जो 3 के टेबल में आ जाते हैं या 3 से डिविजिबल हो जाते हैं। सो इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग
एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस, है ना। ये एपी गिवन है ना, क्या गिवन है, एपी गिवन है, और इस एपी से हम लोगों को लास्ट टर्म से काउंट करते हुए इधर 11th टर्म आना है, वो बताना है। कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म है लास्ट का, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा 11वें नंबर के टर्म्स पे आना है। कौन सा ये लास्ट से कौन सा 11वें नंबर का टर्म होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो दो तरह से इसे फाइंड किया जा सकता है। एक तो डायरेक्टली हम लोग लिख लें इसे एंड सॉल्व कर लें सीधा सीधा। इसे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना है तो ये क्या करना होगा, पीछे से हम लोगों को 11th नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिख दें मतलब जो ये फर्स्ट टर्म था ये लास्ट हो जाएगा, जो ये लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा करके आ जाएगा। हमको 11वां टर्म चाहिए था तो 11वां टर्म मिल जाएगा आराम से। तो मेरा मानना है कि इसे रिवर्स ऑर्डर में कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे क्या गिवन है। गिवन एपी क्या है, 10 7 4 -62 ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सीधा सीधा हम लोग फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड कर पाएंगे, एनसीईआरटी में भी देखेंगे आप लोग, तो ये दोनों मेथड का यूज़ किया हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि रिवर्स ऑर्डर अगर हम लोग देख लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो अगर मैं देखूँ यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 7 - 10 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, an इज इक्वल्स टू -62। अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि कितने टर्म्स है टोटल, तो उसमें से काउंट करते हुए जैसे मैं बोलूँ कि मान लो पता चले कि 49 टर्म्स है, तो 49 से लेकर के फिर इसके बाद 49 टर्म्स के बाद क्या आ जाएगा 48, फिर 47, फिर 46, ऐसा कर करके एक बार आएगा जो 11th टर्म आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ 11th टर्म आ जाए तो पूछता है कि यहाँ से लेकर के 11th टर्म लें तो हम लोग को 10 माइनस करना चाहिए। क्या हो जाएगा 49 - 10 माइनस करेंगे तो 39 वाला जो टर्म होगा वो 11वां टर्म होगा। यकीन नहीं आ रहा है तो देखें मैं बताता हूँ। 39 है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 11वां टर्म क्या, ये 11वां टर्म आएगा क्या, काउंट करें हम लोग। जबकि मैंने -10 किया था फिर भी 11वां टर्म कैसे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लो 11 आ गया। रीज़न ये है कि ये खुद 49 इसमें काउंट नहीं हो रहा था। कहने का क्या मतलब है, 10 माइनस किया है मैंने, 10 माइनस किया है इसमें से, तो 10वां टर्म ये होगा इसे छोड़ करके। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समझ में आए। ये 49 को छोड़ करके 10वां टर्म, लेकिन 11वां टर्म ये खुद एक काउंट करने के बाद 11वां टर्म वो हो जाता है। तो ये दैट्स वाई इसे 10 से माइनस करेंगे हम लोग। सो ऐसा करके, क्यों, जब पता चलेगा कि टोटल 49 टर्म्स हैं तो कितने टर्म्स है ये अगर हम लोग को पता चल जाए तो उसमें से 10 माइनस करने से, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए और बोले 11th टर्म पीछे से 11th टर्म काउंट करो या पीछे से 15th टर्म काउंट करो, तो एक लेस माइनस करना, दैट इज़ 11 है तो 10 माइनस करना टोटल नंबर ऑफ टर्म से।
या फिर 15 बोल रहा है 14 माइनस करना, 28 बोल रहा है 27 माइनस करना। इस टाइप से माइनस करके हम लोगों को फाइंड करना है। बस इसे इस टाइप का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा चेंज होके नहीं आता है, तो सीधा सीधा बस समझ ले कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे रिपीटेड टाइप से रहता है क्वेश्चन, बस ऐसा ऑर्डर पूछ देगा और कुछ वो चेंज कर देगा नंबर, और कुछ नहीं चेंज करेगा। पूछ लेगा कौन से नंबर का टर्म पीछे से है ये, तो हम लोग को बस जितना भी दिया हुआ है उससे एक कम माइनस करना होगा। ठीक है। सो a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू -3, a n इज इक्वल टू दिस, देन n is equals to 1. To find 11th term from the last टर्म से 11th टर्म हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, निकालें हम लोग। Therefore a n इज इक्वल टू -62 गिवन है, बट a n होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -60। a n की वैल्यू हम लोग जानते हैं, a n का फॉर्मूला क्या था, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -62। ठीक है। ये 10 जाके माइनस हो रहा है, n माइनस 1 इंटू -3 -62 -10, n माइनस 1 इज इक्वल टू -72 होगा ये, और -3 मल्टीप्लाई है, डिवाइड होगा -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 जाएगा, 3 4 जा 12। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 24 था, -1 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा तो 25। n की वैल्यू कितनी आ गई, 25। Since there are total 25 terms, so to find, since there are total 25 terms, so to find 11th term from the last term, we should subtract 10 from 25. Therefore 25 minus 10 is equal to 15. So we need to find 15th term from the starting term। अभी हम लोग सीधा सीधा फाइंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही ऐसा। सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए कि लास्ट टर्म से 10 माइनस कर दिया, 11th टर्म फाइंड करना है, 10 माइनस कर दिया तो 15th टर्म हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। सो वी नीड टू फाइंड 15th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग टर्म to get the 11th term from the last term, to get
which is the 11th term from the last term. Therefore A15 is equals to A plus 14D. क्या हो जाएगा? A plus 14D, यही होता है ना. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन. n माइनस वन यहाँ 15 माइनस 1 14 ही हो जाएगा. 14D इज इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस 14 इंटू d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 10. समझ में आ रहा है? a की वैल्यू 10 है, 14 तो है ही क्योंकि यहाँ 15 था तो यहाँ 14 आता है, पता ही है. इंटू डी की वैल्यू क्या है? -3 है. डी की वैल्यू -3, तो 10 माइनस 42 -32. 15th टर्म क्या हो जाएगा? -32. सो द 15th टर्म, so the 11th term from the last term is -32. -32 हम लोग का क्या हो जाएगा? 11th टर्म लास्ट तरफ से काउंट करते हुए आए तो. समझ में आ गया? काउंट करके भी दिखा दूँ. देखो टोटल कितने टर्म्स हैं? 25 टर्म्स है. 25 है, ये 25वें नंबर का, पहले नंबर का, दूसरे तीसरे नंबर का, ऐसा कर करके 25 टोटल टर्म्स है. 25, तो 25 के बाद क्या आ जाएगा? 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. काउंट करें. हम लोग को 15th टर्म में बोल रहा हूँ, इधर से 15th टर्म, ऐसा कर करके ऐसे 15वें नंबर का ये टर्म है, ये पीछे से 11th नंबर पे आ रहा है. काउंट करके देखें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. लो 11th टर्म आ गया है ना. ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म लास्ट से, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 7 8 9 10 11th टर्म. क्लियर हो गया? चलो इसे नोट कर लें. नोट करें इसे, फिर 9 10th नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे. तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को समझने वाले हैं. क्या है एग्जाम्पल नंबर 9? थोड़ा समझ लें. अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, है ना. 1000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर पे. मतलब हर साल 8% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर. असम मतलब एक पैसे को बोल रहा है, पैसे की बात कर रहा है ना. यहाँ पे 1000 रुपये का जो अमाउंट है ना, जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया गया कहीं, और इन्वेस्ट करने पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल 8% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है. कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर. हर साल के एंड पे हम लोगों को क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी. क्या ये एक एपी बनाता है? ये इंटरेस्ट जो हम लोग को हर साल मिलता जा रहा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, क्या ये एक एपी बनाएगा? क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा क्या? इफ़ सो, अगर ये बना रहा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स. 30 साल के एंड पे हम लोगों को क्या करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है.
30वें साल पे, है ना। तो टोटल हम लोग देखें 30वें साल पे, 30वें साल पे क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके लिए पहले हम लोग को देखना होगा कि ये एपी बना रहा है कि नहीं, है ना। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वी नो दैट, इसे पूरा कंप्लीट लिखना आप लोग, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट SI जिसे बोलते हैं हम लोग, इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, क्लियरली। P is equals to 1000, R is equals to 8%, और टाइम हम लोगों का चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे ईयर्स हम लोग देखते जाएंगे, है ना। कहाँ तक टाइम जाएगा, T इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश 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 30 तक जाएगा, है ना। तो हम लोग देखें SI फॉर फर्स्ट ईयर, SI मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, SI फॉर फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग एग्ज़ाम में भी शॉर्ट में SI लिख सकते हैं, बस यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट कर देना कि ये सिंपल इंटरेस्ट दैट इज़ SI। नहीं भी करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सेंस तो है, इतना पता है कि हाँ वो SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। चेकर जो भी चेक करेगा वो SI भी समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। SI फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू क्या है, 1000, P के प्लेस पे 1000 इंटू R 8% है, दैट इज़ 8 इंटू T क्या है 1 डिवाइडेड बाई 100। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पे 8 R को 8% लिखा था और यहाँ पे 8 लिख दिया। परसेंट ना लिखने का रीज़न ये है कि ऑलरेडी परसेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज ये 8% है तो 8% को मैं लिख सकता हूँ 8/100, तो ऑलरेडी परसेंट को मैंने 100 के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है, R% दैट इज़ R/100, ये 100 यहीं से आया हुआ है परसेंट से ही। सो याद रखें यहाँ पे मैंने 100 लिखा है, मतलब इसका ये पहले से 8%, परसेंट का मीनिंग 100 होता है, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, 100 से ये कट गया, है ना, सॉरी ये 2 0 तो गए, है ना। 10 इंटू 8 80, कितना हो गया, 80 रुपीज़ मिला पहले साल के लिए, है ना। नाउ SI फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए SI देखा जाए तो 1000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कट गया, ये 80, 82 जा 160। इसी तरह से सिमिलरली SI फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू, तीसरे साल के लिए SI कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे, SI फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कट हो गए, है ना। 80 83 जा 24 120 240 एंड SI फॉर फोर्थ ईयर इज इक्वल टू 1000
इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों ज़ीरो कट हो गया, ये 10 80 80 8 4 जा 320, इसे सॉल्व करेंगे तो 320 80 10 इंटू 8 80 80 4 जा 320 आ जाएगा। ये ऊपर नीचे 0 0 कट हो गया 4 साल के लिए। क्या ये AP बना रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 8 2 जा 160 8 3 जा 240 83 जा 240 84 जा 320, 80 80 80 प्लस होता जा रहा है। इसमें इन दोनों में देखा जाए तो 80, यहाँ पे देखा जाए तो 80 प्लस करके, यहाँ पे देखा जाए तो 80, मतलब इसका डिफरेंस सभी में क्या है? इक्वल है। डिफरेंस क्या है? सभी में इक्वल है। तो ये एक AP बना रहा है। एंड सो ऑन, ऐसा करके चलता रहेगा और भी, है ना। कौन से ईयर तक? 30th ईयर तक का। So interest obtained for first 4 years can be written as, so interest obtained for 4 years can be written as 80 160 240 320 एंड सो ऑन, है ना। ऐसा ऐसा करके हम लोग को मिला, है ना। तो हम लोग 30 इयर्स के एंड पे ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन AP के थ्रू हम लोग फाइंड करें तो क्या मिलेगा, है ना। डायरेक्टली हम लोग अब AP, सिंस it is forming, it is, since the common difference, since the difference is common, that is 80, 80 क्या है? डिफरेंस है। therefore it forms an AP, ये एक AP बनाता है। क्या बनाता है? AP बनाता है। therefore A is equals to 80, B is equals to B, ये भी 80, है ना। so A30 is equals to what? 30th टर्म क्या हो जाएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। 30th टर्म फाइंड हो जाएगा तो हम लोग को इंटरेस्ट भी फाइंड हो जाएगा 30 साल के एंड पे, है ना। सो A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D इज इक्वल टू A क्या है? 80 प्लस 29 इंटू 30, है ना। कितना हो जाएगा? 87, 80 प्लस 870, है ना। 950,
Therefore, interest at the end of interest at the end of years is ₹950 950 रुपये 30 साल के एंड पे 30वें साल पे हम लोग को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या? यहाँ पे देखें तो ये जो 30 था, ये d की वैल्यू 30 नहीं d है, 80 है, तो ये 8 हो जाएगा। ये 8 हो जाने से यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 2 जा 16, 6 22 22 23 23 20, तो ये 2400 हो जाएगा। सो इंटरेस्ट जो मिलेगा 30 साल के एंड पे वो 2400 रुपये, 2400 रुपये, 2400 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। सो मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, है ना? लाइक कर दें, अभी लाइक करें। जिनको मज़ा आ गया ये देखने के बाद जिनको भी मज़ा आ गया लाइक करें अभी। ठीक है, चलें जल्दी 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 लाइक करें। स्टार्ट करें नेक्स्ट 10th नंबर। जल्दी से एक एक लाइक कर दें, इसके लिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग 10th नंबर अब स्टार्ट करेंगे। 10th नंबर जो 10th एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करेंगे। क्या है पहले क्वेश्चन समझ ले। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड है, सपोज इस शेप में है फ्लावर बेड, है ना? फूल यहाँ पे पूरे लगे हुए हैं इतने एरिया में, है ना? 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। अच्छा, पहले रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, फिर सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19 हैं, और इसी तरह से चलते जा रहे हैं। पहले में क्या है, मान लो ये रो क्या होता है, देखो कॉलम क्या होता है, कॉलम हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा जाता है, ठीक है, एंड रो ऐसा ऐसा जाता है, ठीक है, अगर मैं ऐसा ऐसा देख रहा हूँ तो, ठीक है। और अगर मैं ऐसे सामने से आ जाऊँ तो ये मेरे लिए कॉलम हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे लाइन रो। तो देखने का नज़रिया है, मैं अभी फ़िलहाल ऐसा देख रहा हूँ तो ये कॉलम है लाइन, ये लाइन कॉलम है और ये रो है, ठीक है। सो मैं देखूँ तो पहले रो में, फर्स्ट रो में, है ना, ये फर्स्ट रो है, फिर ये सेकेंड रो है, फिर ये थर्ड रो है, फिर ये फोर्थ रो है, ऐसा कर करके और चलता रह रहा है रो, है ना। तो पहले रो में कितने हैं, 23 रोज प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसा कर करके टोटल 23 रोज प्लांट्स हैं, मान लो ये, है ना। फिर 23 के बाद सेकंड वाले में 21,
रोज़ प्लांट्स हैं, 21 रोज़ प्लांट्स है, इसमें 21 है ना, ये 21 रोज़ प्लांट्स हैं, इसमें 19 रोज़ प्लांट्स हैं। तो इस हिसाब से नेक्स्ट में 17, नेक्स्ट में 15, फिर इसके बाद 13, ऐसा कर करके आते आते लास्ट वाले रो में कितने रोज़ प्लांट्स आ गए? 5 रोज़ प्लांट्स आ गए, 5 रोज़ प्लांट्स लास्ट वाले रो में, है ना। सो ये लास्ट वाले रो में 5 रोज़ प्लांट्स है, ये तो पता है हम लोग को। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो को मैं बोलूँगा R1, ये R2, ये R3, ऐसा करके चलता रह रहा है ना, एंड सो ऑन, इसमें लिखा भी हुआ है। देयर आर 5 रोज़ प्लांट्स इन द लास्ट रो में 5 रोज़ प्लांट्स हैं, है ना। हाउ मैनी रोज़ आर देयर इन द फ्लावर बेड? फ्लावर बेड में कितने रोज़ हैं ये हम लोग को टोटल बताना है। वैसे तो हम लोग एक एक करके काउंट करें तो पता चल ही जाएगा। हाउ मैनी रोज़, रो कितने हैं? रो मतलब ये, है ना, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या? जैसे मैं बोला 1 2 3 4 5 6 रो हैं, तो टोटल इसी तरह से हम लोग को बताना है टोटल रो कितने हैं। लास्ट रो में 5 रोज़ प्लांट्स हैं, तो टोटल रो कितने हैं ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग को n फाइंड करना होगा, ठीक है। सो सॉल्व करें अगर हम लोग तो देखें क्या बनेगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द लिस्ट of the number of rose plants in each row the list of the number of rose plants can be given as, लिस्ट कैसे हम लोग दे सकते हैं? in each row, इन ईच रो, ये इन ईच रो, ईच हर एक रो में कैन बी गिवन एज 23 21 19 डैश डैश डैश, लास्ट में कितना है? 5 है ना। क्लियरली इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, ये कि AP बना रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, देयरफॉर because of the common difference, because of common difference that is D is equals to 2, D क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 21 माइनस 23 माइनस 2, सो A is equals to 23, D is equals to -2, AN is equals to 5,
देन n इज इक्वल टू वॉट, n क्या होगा ये हम लोग को निकालना है ना। सो वी नो दैट हम जानते कि शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट को पूरा लिखना। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 23, ए की वैल्यू क्या है 23 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है -2। सॉल्व करें, ये 23 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 23 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -2। सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 18 एन -2 इधर आएगा तो -2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा -18 को एंड एन माइनस वन। क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 प्लस ये -1 इधर आएगा तो +1। ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये तो 9 आ जाएगा है ना, 2 9 जा 9 एंड -1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू n। तो क्या आ गया, सॉल्व करें n इज इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 10 हो गए, मतलब 10वें नंबर का टर्म 5 है, मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ रोज 10 है। सो द टोटल नंबर ऑफ रोज, सो द टोटल नंबर ऑफ रोज आर 10। क्लियर हुआ, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नोट करें, इसे समझ में आया अच्छे से। ये 10th नंबर क्लियर हो गया, नोट करें इसे। इसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग, जल्दी करें जल्दी। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले एग्जांपल्स को हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया है ना। फर्स्ट नंबर देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ ए पी है ना, ए एन। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके हिसाब से हम लोग को ब्लैंक पेज को फिल करना है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट वाले में क्या गिवन है, फर्स्ट में ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन निकालना है ना, ए एन निकालना है। तो हम लोग देखें फर्स्ट नंबर को सॉल्व करें अगर, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला, ए एन निकालना है हम लोग को। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है 7 प्लस एन क्या है, एन 8 है, एन 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी 3 है। ठीक है, 3 समझ में आ गया। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू फर्स्ट वाले में, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 है, ए एन निकालना है हम लोग को, ए एन ही निकाल रहे हैं हम लोग। 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 3 जा 21 कितना हो जाएगा 28। ए एन इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगले में क्या फाइंड करना है हम लोग को, डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। सेम फार्मूले का यूज़ करेंगे, बस एक ही फार्मूला बोला था ना मैंने, ये समझ में आ गया ना अच्छे से। 28 आ रहा है यहाँ पे, 28 है ना, देख लेना। यही फार्मूला अभी भी यूज़ करेंगे हम लोग,
सेकेंड नंबर देखें हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। डी क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू लो जो आ रहा है यहाँ पे ए एन पहले देखेंगे, ए एन फॉर्मूले में आ रहा है, ए एन की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 0 रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 10 -1 इंटू डी निकालना है हम लोग को, है ना। ठीक है, ये -18 यहाँ आ जाएगा, ये 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं, -18 इधर आ जाएगा, +18 हो जाएगा, +18 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 - 1 9 इंटू डी, 9 इधर आएगा तो 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डी 9 2 जा, डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2। लो यहाँ पे आ गया 2 है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग को ए निकालना है, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, है ना। नोट कर लिया, इसे समझ में आ गया। ठीक है, हटा रहा हूँ। यही फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या है यहाँ पे, क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। फर्स्ट हम लोग को ए एन निकालना है, ए एन क्या है, ए एन -5 है, -5 थर्ड वाले में -5 इज इक्वल टू ए हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। डी क्या है -3 और एन क्या है 18। लो ए प्लस एन की वैल्यू 18 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3 सॉल्व करेंगे, -5 ठीक है, -5 ये -5 तो है ही, सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा ए प्लस ये क्या हो जाएगा 17 इंटू -3 क्या हो जाएगा -5 सॉल्व करें इसे, -5 ए 17 3 जा 51 माइनस साइन है तो -51 इधर आ जाएगा, फिर 5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, 5 माइनस करेंगे 46 ये दोनों सॉल्व करें तो 46 तो ए इज इक्वल टू 46, ये हम लोग का आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 46। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर, ये क्या था, ये थर्ड नंबर था, ठीक है, ये थर्ड नंबर। अब हम लोग फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर सेम फॉर्मूला यूज होगा, यही सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है। फोर्थ नंबर क्या फाइंड करना है हम लोग को, एन फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी है गिवन है और ए एन गिवन है। ए एन की वैल्यू क्या है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस क्या फाइंड करना है हम लोग को, यहाँ पे डी एन फाइंड करना है ना, डी की वैल्यू -2.5 n -1 इंटू डी की वैल्यू 2.5 ठीक है, ठीक ये पहले शिफ्ट करेंगे। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। क्लियर हो गया, कितना हो रहा है 18 19 20 21 22.5 ऐड करके देख लेना, 22.5 आएगा, 22.5 और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू n -1। पॉइंट के बाद 1 डिजिट पॉइंट ही कैंसिल हो जाएगा, 25 9 जा ये 9 आएगा, 9 जा में कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू n -1। तो n क्या हो जाएगा 9 -1 इधर आएगा, +1 इज इक्वल टू n
n इज इक्वल टू 10। लो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 10। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा है? जल्दी जल्दी लाइक कर दें, मज़ा आ रहा है तो, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी लाइक कर दें। ठीक है, ठीक है, हटा रहा हूँ इसे। n की वैल्यू 10, n की वैल्यू 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 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 देखेंगे फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हम लोग को क्या आएगा, फिफ्थ नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्या करना है हम लोग को, ए एन फाइंड करना है। ए एन, फिर से ए एन फाइंड करना है, दो जगह पे ए एन फाइंड करना था, यहाँ यहाँ है ना, ये ए एन फाइंड करना है। ए एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 3.5, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 0 है ना, 0 है, मतलब इसका ये क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। ए एन इज इक्वल टू 3.5, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 0। ए एन इज इक्वल टू 3.5, लो 3.5 लिख लो, 3.5। समझ में आ गया, मज़ा आ गया, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझ लिया इसे। सो एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है ना। आज के लिए मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में मैं फिर से 5.2 को लाऊंगा आप लोग के लिए, एंड आगे बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, सॉल्व करें इसे बेहतरीन तरीके से, मोटिवेटेड फील करते हुए अपने आप को, 1 बाय 1 पूरे चैप्टर्स को सॉल्व करें। जिनको एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करना है, मेरे सिर्फ एक्सरसाइज को सिर्फ देखते रहें, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। थंबनेल्स के थ्रू आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज कौन कौन सा है एंड एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है, सब कुछ गिवन है। तो ठीक है, इसे नोट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।